हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि देवता स्वर्ग में रहते हैं और अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें स्वर्ग यानी जन्नत नसीब होगी। हमारी पौराणिक कथाओं और धर्म ग्रंथों में भी इस बात का जिक्र किया जाता है। दुनिया भर में लगभग 4200 धर्म हैं और सभी धर्मों में देवी देवताओं, भगवान के दूत और भगवान का उस धर्म के अनुसार जिक्र किया जाता है। लेकिन अब सवाल ये है कि हमारे धर्म ग्रंथों में देवताओं के बारे में जो पौराणिक कथाएं बताई जाती हैं, क्या वो सब सच हैं और क्या हमें अपने ग्रंथों पर विश्वास करना चाहिए? आइए जानते हैं। हम 21वीं सदी के लोग हैं और ये विज्ञान की सदी है। विज्ञान के इस युग में किसी भी प्रकार के अंधविश्वास के लिए कोई भी जगह नहीं है। एक समय था जब लोग मानते थे कि पृथ्वी ब्रह्मांड के सेंटर में है और चांद, सूरज और अन्य तारे इसका चक्कर लगाते हैं। लेकिन विज्ञान ने लोगों के इस भ्रम को दूर किया और पृथ्वी के बारे में सही विवरण दिया। आज विज्ञान की मदद से हम दूसरे ग्रहों पर जाकर उनका निरीक्षण कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि विज्ञान के इस युग में क्या हमने अपनी पृथ्वी को पूरी तरह से समझ लिया है? क्या विज्ञान ने पृथ्वी के सभी रहस्यों को सुलझा दिया है? अगर हम इतिहास में झांककर प्राचीन सभ्यताओं द्वारा छोड़े गए निशानों को देखें तो उन पर विश्वास करना मुश्किल होता है। आज हम वैज्ञानिक उपकरणों और परीक्षणों द्वारा प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि पृथ्वी पर गुजरा हुआ वक्त कैसा रहा होगा, जैसे अलग अलग प्रजातियों का इवोल्यूशन, डायनासोर्स का धरती पर राज करना और पृथ्वी का बनना आदि। लेकिन जैसे ही हम इतिहास में 3000 से 10,000 साल पीछे झांकते हैं और उस समय में मौजूद सभ्यताओं के अवशेषों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी के गुजरे हुए वक्त के बारे में कुछ भी नहीं जानते। और जब भी हम उन सभ्यताओं को जानने की कोशिश करते हैं तो दिमाग में एक ही चीज़ आती है, आखिर क्यों और कैसे? क्यों और कैसे नाज़का लाइंस को बनाया गया था? क्यों और कैसे बनाया गया था मिस्र के पिरामिडों को? क्यों और कैसे बनाया गया था ईस्टर द्वीप की मूर्तियों को? क्यों और कैसे बनाया गया था स्टोनहेंज को? आखिर क्यों नष्ट हो गया बेहद उन्नत शहर मोहनजोदारो? वर्तमान में ऐसे ही कई और उदाहरण हैं जो गुजरे हुए वक्त से सिर्फ यही पूछते हैं कि आखिर क्यों और कैसे। और न जाने ऐसी कितनी और सभ्यताएं होंगी जो धरती की गहराई में दफन हैं, जो कि अभी भी अपने खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं। अगर हम इन सभ्यताओं को गहराई से देखें तो हम माने या ना माने, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी बेहद उन्नत रही होगी, क्योंकि बिना किसी तकनीकी मदद के भारी भरकम पिरामिड्स को इतने सटीक ढंग से बनाना असंभव लगता है। ऐसा लगता है जैसे अभी जो हमारी टेक्नोलॉजी है वैसी ही टेक्नोलॉजी इस धरती पर पहले भी मौजूद रह चुकी है। आप अपनी स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हो वो इजिप्ट के एक मंदिर में नक्काशी की हुई तकरीबन 3500 साल पुरानी तस्वीर है।
अगर इस तस्वीर को गौर से देखा जाए तो इसमें दिखने वाली आकृतियाँ हमारी आधुनिक तकनीक जैसी लग रही हैं, जैसे आधुनिक हेलीकॉप्टर जैसी दिखने वाली आकृति, मोटरबोट या टैंक, छोटे जहाज और पनडुब्बी। आखिर इसका क्या मतलब है जो इन चीज़ों को 3500 साल पहले नक्काशी किया गया? – 1901 में ग्रीक आइलैंड के एंटीकाइथेरा तट पर एक डूबे जहाज के मलबे से लगभग 2000 साल पुराना एनालॉग कंप्यूटर बरामद किया गया, जिसको कि एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म बोला जाता है। ऐसे ही कई और भी सबूत हैं जो इसी ओर इशारा करते हैं कि गुजरे हुए वक्त में टेक्नोलॉजी बेहद एडवांस रही होगी। वैसे गुजरी हुई सभ्यताओं के बारे में जान पाना बेहद मुश्किल है। गुजरे हुए समय में पृथ्वी पर क्या क्या घटनाएं घटी थीं, वो जान पाना केवल एक ही तरह से संभव है। वो है समय में पीछे यात्रा करके टाइम मशीन के द्वारा अभी से 5000 साल पहले जो सभ्यताएं चल रही थीं उस दौर में जाया जाए। लेकिन समय में पीछे यात्रा कर पाना असंभव है। एरिक वॉन डैनिकन ने अपनी बुक चैरियट्स ऑफ द गॉड्स में गुजरी हुई सभ्यताओं के बारे में जिक्र किया है। एरिक ने अपनी बुक में एक साइंस फिक्शनल स्पेसशिप की कल्पना की है। आइए वही कल्पना हम भी करते हैं। मान लो कि अभी से कुछ सालों बाद भविष्य में हमारी टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस हो जाती है। हम एक ऐसी स्पेसशिप बनाते हैं जो कि किसी बड़े शहर जितनी बड़ी है। इतनी बड़ी स्पेसशिप को हम स्पेस में ही पृथ्वी के ऑर्बिट में बनाते हैं और पीस बाय पीस असेंबल करते हैं। लगभग 2 दशक में ये स्पेसशिप बनकर तैयार हो जाता है। इस यान में पृथ्वी जैसी ही सुविधाएं मौजूद हैं और ये यान लगभग लाइट की स्पीड से चलने लायक है। अब ये अंतरिक्ष यान पृथ्वी के ऑर्बिट से लॉन्च कराया जाता है और ये अंतरिक्ष यान एक ऐसे तारामंडल की तरफ बढ़ता है जहां पर पृथ्वी जैसा ही एक ग्रह मौजूद है जिस पर जीवन होने की संभावना है। दस से 12 साल की जर्नी के बाद ये अंतरिक्ष यान उस तारामंडल में प्रवेश कर जाता है और अपने अंतरिक्ष यान को उस पृथ्वी जैसे ग्रह के ऑर्बिट में स्थापित कर दिया जाता है। अब अंतरिक्ष यान से हमारे एस्ट्रोनॉट्स छोटे छोटे विमान और हेलीकॉप्टर लेकर उस ग्रह पर उतरते हैं। जैसे ही हमारे अंतरिक्ष यात्री उस ग्रह पर अपने कदम रखते हैं तो वो देखते हैं कि उस ग्रह पर पहले से ही कुछ आदिवासी लोग रह रहे हैं जो कि पत्थरों के औजार बनाकर जानवरों का शिकार करके अपना पेट भरते हैं और पत्थरों के बर्तन बनाकर उनका यूज करते हैं। वो लोग उस ग्रह के चांद और सूरज को अपना भगवान मानते हैं क्योंकि दिन में सूरज की रोशनी से वो शिकार कर पाते हैं और रात में चांद की रोशनी से। वो लोग आसमान में चमकती हुई बिजली और गरजते हुए बादल को भगवान का प्रकोप मानते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे अंतरिक्ष यात्री उस ग्रह पर उतरते हैं तो हमारे वहां पहुंचने से उन आदिवासी लोगों में खलबली मच जाती है और वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि उन आदिवासी लोगों ने इससे पहले कभी भी आसमान में उड़ती हुई इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं देखी और ना ही उन चीज़ों से निकलने वाली आवाज़ों को पहले कभी सुना था। उस ग्रह के आदिवासी लोग हमारे अंतरिक्ष यात्रियों को एक सुरक्षित जगह से छिपकर उतरते हुए देख रहे हैं। उन्होंने देखा कि हमारे अंतरिक्ष यात्री कुछ अजीब तरह के कपड़े पहने हुए हैं जो कि स्पेस सूट है। जैसे ही रात होती है
तो वो अंतरिक्ष यात्रियों को देखकर और ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष यात्री रात में लाइट का यूज करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर चारों तरफ दिन की तरह उजाला हो जाता है। रात में इस तरह की कलरफुल लाइट्स को उन आदिवासियों ने पहली बार देखा है, जो कि उन्हें चमत्कार लग रहा है। हमारे अंतरिक्ष यात्री जब से उस ग्रह पर पहुंचे हैं और अपने वैज्ञानिक उपकरणों से जो जो काम कर रहे हैं, वो सब उन आदिवासियों को चमत्कार लग रहे हैं, क्योंकि ऐसे चमत्कारों के बारे में उन्होंने सपने में भी कभी नहीं सोचा था। वो आदिवासी लोग हमारे अंतरिक्ष यात्रियों को आसमान से आए हुए भगवान मानने लगे हैं, और वो आदिवासी लोग हमारे एस्ट्रोनॉट्स को उपहार भेंट कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन बीतते जा रहे हैं और हमारे अंतरिक्ष यात्री एक तरफ तो उस ग्रह का अध्ययन कर रहे हैं और दूसरी ओर उन आदिवासी लोगों की लोकल भाषा को भी सीख चुके हैं। एक और हमारे अंतरिक्ष यात्री अपने साथ ले जाई गई बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से और उन लोकल आदिवासियों की मदद से अपनी बड़ी बड़ी प्रयोगशालाएं बनाते हैं, तो दूसरी ओर उन आदिवासियों को मानवता का पाठ भी पढ़ाते हैं और उन्हें जीने का तरीका सिखाते हैं, और उन आदिवासियों की हर वो सहायता करते हैं जिसकी उन्हें ज़रूरत है। उन आदिवासियों में कुछ चुनिंदा लोगों को हमारे अंतरिक्ष यात्री कम्युनिकेशन डिवाइस दे देते हैं, जिससे कि वो हमारे अंतरिक्ष यात्रियों के कांटेक्ट में रहें। हमारे अंतरिक्ष यात्री वहाँ की कुछ चुनिंदा महिला आदिवासियों के साथ संभोग करते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों की आने वाली जनरेशन उनमें हो रहे नेचुरल इवोल्यूशन की एक स्टेज को स्किप करके आगे पहुंच जाती है और एक नई रेस का जन्म होता है। हमारे अंतरिक्ष यात्री उस ग्रह पर अपना मिशन कंप्लीट करते हैं और अब समय हो गया है उस ग्रह को छोड़कर अपने घर वापस आने का। अंतरिक्ष यात्री उस ग्रह के लोगों से प्रॉमिस करते हैं कि वो फिर से वापस आएंगे। अंतरिक्ष यात्री उस ग्रह पर अपने द्वारा किए गए कामों के निशान छोड़कर आते हैं, जिनको कि उन आदिवासी लोगों की भविष्य में 3 से 4 हजार साल बाद आने वाली विज्ञान और गणित को समझने वाली सिविलाइजेशन ही समझ पाएगी। जब अंतरिक्ष यात्री उस ग्रह को छोड़ते हैं और हमारी स्पेसशिप उनकी नज़रों से ओझल हो जाती है, उसके बाद वो लोग हमारे चमत्कारों की चर्चा करते हैं और कहते हैं कि भगवान यहाँ आकर रहे थे। अंतरिक्ष यात्री उस ग्रह पर जहाँ जहाँ रहे थे उन स्थानों को होली प्लेसेज बना दिया जाता है। जो लोग लिखना जानते थे उन्होंने अंतरिक्ष यात्रियों के उस ग्रह पर उतरने से लेकर जाने तक की पूरी गाथा किताबों में लिख दी और उन किताबों को होली बुक्स का दर्जा दे दिया जाता है। जो लोग पत्थरों से कलाकृतियाँ बनाना जानते थे उन्होंने अंतरिक्ष यात्रियों की तस्वीरें और मूर्तियाँ बना दी और उनको भगवान मानकर पूजने लगे। उन्होंने अपनी किताबों में अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा ले जाए गए और सब कुछ तबाह कर देने वाले भयानक हथियारों का भी जिक्र किया। समय का पहिया घूमता रहा, हजारों सदियां बीतती चली गईं और अंतरिक्ष यात्रियों यानी देवताओं की महिमा का गुणगान बढ़ता चला गया। 4 से 5 हजार साल बाद अब उन लोगों ने विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी तरक्की कर ली है और वो लोग दूसरे ग्रहों पर जाकर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन वो अब भी इस सोच में पड़े हैं कि 4 से 5 हजार साल पहले बिना किसी तकनीक की मदद से इतने सटीक ढंग से बनी हुई आकृतियाँ किसने बनाईं और आखिर क्यों और कैसे बनाईं। चलिए अब अपनी काल्पनिक दुनिया से निकलकर अपनी असली ज़िंदगी में आते हैं और एरिक वॉन डैनिकन की काल्पनिक दुनिया में जो आदिवासी लोग थे उनकी जगह पर अगर हम अपने आप को रखकर देखें तो क्या ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ था। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि एरिक वॉन डैनिकन की यह थ्योरी 100% सत्य है, लेकिन यह थ्योरी हमें गुजरे हुए वक्त के बारे में एक झलक जरूर दिखाती है
कि हो सकता है कि ऐसा हुआ हो। आइए इस धरती के इतिहास पर एक नज़र फिर से डालते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हो, ये हजारों साल पुरानी भगवान की मूर्ति है। आज से 100 साल पहले तक ये मूर्ति देखने में भले ही अजीब लगती हो, लेकिन आज इस मूर्ति को देखने से पता चलता है कि यह एक एस्ट्रोनॉट है जो कि स्पेस सूट पहने हुए है, और ये मूर्ति आजकल के एस्ट्रोनॉट की तरह लग रही है। ये हैं हजारों साल पुरानी कलाकृतियाँ जो कि देखने में आधुनिक विमानों की तरह लग रही हैं। हजारों साल पहले इस धरती पर क्या हुआ था, हम इस बात का सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकते हैं और पुराने कुछ सबूतों की मदद से नई नई थ्योरीज दे सकते हैं। लेकिन सत्य क्या है, ये तो उन किताबों में छिपा हुआ है जिनसे आज हम विज्ञान का हवाला देकर दूरियां बना रहे हैं। जी हाँ, आप सही समझे, हमारी होली बुक्स यानी धर्म ग्रंथ। मैं ये तो नहीं कह सकता कि हमारे ग्रंथों में जिन देवताओं या भगवान का जिक्र होता है वो एस्ट्रोनॉट थे या भगवान, लेकिन हाँ, मैं एक बात ज़रूर बोल सकता हूँ कि हमारे ग्रंथों में जिन पौराणिक कथाओं का जिक्र किया जाता है वो सब इस धरती पर घटित हुए इतिहास को दर्शाता है, और हमारे ग्रंथ ही एकमात्र सहारा हैं इस धरती के इतिहास का सच जानने के लिए। बहुत से लोगों का मानना है कि ग्रंथों में जिन पौराणिक कथाओं का जिक्र होता है वो सब काल्पनिक हैं। चलिए एक बार के लिए मान लिया जाए कि ग्रंथों में वर्णित पौराणिक कथाएं काल्पनिक हैं, तो सवाल ये है कि 4500 साल पहले जिसने भी इन कथाओं को लिखा होगा उसने इतना दिमाग कैसे लगाया होगा कि उड़ने वाले विमान भी हो सकते हैं या फिर सब कुछ तबाह कर देने वाले दिव्यास्त्र। ध्यान देने वाली बात तो ये है कि पौराणिक कथाओं में जिस टेक्नोलॉजी का वर्णन होता है वैसी टेक्नोलॉजी हमारे पास आज भी मौजूद नहीं है। हाँ, मैं एक बात ज़रूर मानता हूँ कि हम 21वीं सदी के लोग हैं और हम किसी भी बात पर आंख बंद करके विश्वास नहीं कर सकते। किसी भी बात पर विश्वास करने के लिए हमारे पास वैज्ञानिक सबूतों का होना जरूरी है। अब सवाल ये है कि क्या हमें प्राचीन किताबों या ग्रंथों पर विश्वास करना चाहिए? मेरा मानना है कि अगर हम वाकई में सत्य को जानना चाहते हैं तो हमें विज्ञान और होली बुक्स को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि विज्ञान हमारा आज का सच है और होली बुक्स हमारा बीता हुआ कल है। ध्यान दें कि यहाँ पर मैंने सिर्फ होली बुक की बात की है, ना कि भगवान की। आपका भगवान को मानना या ना मानना वो सबका अपना अपना मत है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप भगवान को मानते हो या नहीं, बल्कि फ़र्क तो इस बात से पड़ता है कि आप सत्य को जानते हो या नहीं। चाहे हम माने या ना माने, लेकिन सत्य यही लगता है कि हमसे भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी रखने वाले लोग इस धरती पर पहले भी राज कर चुके हैं। मोहनजोदारो में आज भी रेडिएशन के सबूत पाए जाते हैं, जो कि इस बात की पुष्टि करता है कि हजारों साल पहले भी न्यूक्लियर वॉर हुआ था। बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि पृथ्वी अपने आप को दोहरा रही है। खैर, सच चाहे जो भी हो, लेकिन भविष्य में इन सब रहस्यों से पर्दा उठ ही जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं आपका दोस्त श्याम, फिर से मिलेंगे एक और नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।